नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के बारे में। एक ऐसा नया कानून जिसने इंडिया की डिजिटल दुनिया और गेमिंग कल्चर दोनों को बदल कर रख दिया है। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि मोबाइल और हाई स्पीड इंटरनेट ने कैसे ऑनलाइन गेम्स को हर घर तक पहुंचा दिया है। करोड़ों इंडियन रोज किसी न किसी डिजिटल गेम में लॉगिन करते हैं। कोई सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए खेलता है, कोई प्रोफेशनल ई स्पोर्ट टूर्नामेंट में compete करता है और कई लोग जो है रियल मनी जीतने की उम्मीद में बैटिंग टाइप गेम खेलते हैं। ये जो बूम है एक तरफ अपॉर्चुनिटीज को लेके आया, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, ग्लोबल रिकॉग्निशन, न्यू टेक्नोलॉजी, और दूसरी तरफ लेकर आया एडिक्शन, मेंटल हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल लॉस और कई बार क्रिमिनल मिसयूज। और दोस्तों यही बैकड्रॉप है जिसमें पार्लियामेंट ने 2025 में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट इसको पास किया। इस कानून का क्लियर दो तरफा कैरेक्टर है। पहला जो है रियल मनी स्टेक वाले गेम्स पर सख्त रोक को लगाना, और दूसरा जो है स्किल बेस्ड गेम्स और ई स्पोर्ट को प्रमोट करना, ताकि डिजिटल क्रिएटिविटी और इकोनॉमिक पोटेंशियल को सही दिशा मिले। दोस्तों अब समझते हैं ये एक्ट कैसे बना, इसमें क्या प्रोविजंस हैं और इसका इंपैक्ट सोसाइटी पर क्या होगा। सबसे पहले इसके कॉन्स्टिट्यूशनल आधार को समझिए। सरकार ने इसे फाइनेंस बिल के रूप में इंट्रोड्यूस किया, जो कि आर्टिकल 117 सब क्लोज 1 और आर्टिकल 117 सब क्लोज 3 इनके तहत आता है। अगर बात करें आर्टिकल 117 सब क्लोज 1 की, तो ये कहता है कि कोई भी बिल जिसमें मॉनेटरी मैटर्स हो उसे इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी है, और वो सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। और अगर बात करें आर्टिकल 117 सब क्लोज 3 की, तो ये बताता है कि अगर किसी बिल से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक्सपेंडिचर होना है तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना वो पास नहीं हो सकता। इन स्टेप्स को फॉलो करके गवर्नमेंट ने सुनिश्चित किया कि कानून जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली साउंड हो और बाद में कोर्ट में चैलेंज ना हो पाए। दोस्तों अब सवाल उठता है कि इतनी अर्जेंसी क्यों थी इस कानून को लेके आने के लिए। ऑनलाइन मनी गेम्स ने एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया है, वो है क्विक प्रॉफिट का। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 45 करोड़ इंडियन यूजर्स किसी न किसी तरीके से ऑनलाइन मनी गेम्स में शामिल थे, और कलेक्टिव लॉस जो है इंडिया के अंदर वो 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा था। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं था, ये मेंटल हेल्थ क्राइसिस भी बन रहा था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गेमिंग डिसऑर्डर को ऑफिशियली एक मेंटल हेल्थ कंडीशन माना है, जहां पे प्लेयर जो है वो कंट्रोल खो देता है, वो जो है डेली लाइफ को इग्नोर करता है और हार्मफुल कंसिक्वेंसेस के बावजूद भी खेलता रहता है। इसके अलावा जो लीगल लूप होल्स थे वो भी बड़े रीजन रहे। पुराने गैम्बलिंग कानून जैसे कि पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 डिजिटल एज के लिए बने ही नहीं थे। उसके अलावा ऑफशोर सर्वर्स और अलग अलग राज्यों के लिए अलग रूल्स ने जो है एनफोर्समेंट को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना दिया था। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी का भी एंगल था। इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि कुछ गेमिंग एप्स जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और इलीगल कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहे हैं, और गवर्नमेंट सिर्फ बैन नहीं करना चाहती थी, वो चाहती थी कि पॉजिटिव डिजिटल एंगेजमेंट हो, जैसे कि ई स्पोर्ट और स्किल गेम्स को बढ़ावा मिलना। गवर्नमेंट चाहती थी कि ई स्पोर्ट्स और स्किल गेम्स को लीगल रिकॉग्निशन मिले और उनको सपोर्ट मिले, ताकि इंडियन टैलेंट वर्ल्ड वाइड लेवल पर शाइन करे। इस एक्ट के तहत सबसे बड़ा कदम है एब्सोल्यूट बैन ऑन ऑनलाइन मनी गेम्स। कोई भी डिजिटल गेम जिसमें प्लेयर रियल मनी स्टेक करके मॉनेटरी रिवार्ड जीतने की कोशिश करते हैं, अब से वो इलीगल होगा। ऐसा गेम ऑफर करना, एडवर्टाइज करना या पेमेंट को फैसिलिटेट करना पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। बैंक्स और पेमेंट गेटवेज को ऐसे ट्रांजैक्शंस ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की सेक्शन 69A के तहत ऐसे एप्स और वेबसाइट को ब्लॉक किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों इस एक्ट का दूसरा फेस जो है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रमोशन ऑफ ई स्पोर्ट्स एंड सेफ सोशल गेम्स। अब जो है ई स्पोर्ट्स को ऑफिशियली स्पोर्ट का दर्जा मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स नेशनल ट्रेनिंग एकेडमीज बनाएगी, टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज करेगी और रिसर्च सेंटर को डेवलप करेगी। सोशल और एजुकेशनल गेम्स जो कि फन और लर्निंग के लिए बने हैं, उन्हें यूनियन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगी और उन्हें रजिस्टर भी करेगी, ताकि क्रिएटिव और सेफ डिजिटल कंटेंट को बढ़ावा मिले। कानून जो है वो एक नेशनल ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी भी बनाता है। ये बॉडी ऑनलाइन गेम्स को रजिस्टर करेगी और डिसाइड करेगी कि कोई गेम मनी गेम कैटेगरी में आता है या नहीं, और यूजर कंप्लेंट्स को एड्रेस भी करेगी। अगर बात करें ऑफेंसेस की और पेनल्टीज की, तो वो भी काफी टफ रखी गई हैं। रियल मनी गेम्स ऑफर करने वालों को 3 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ऐसे गेम्स को एडवर्टाइज करने वालों को 2 साल तक की सजा और 50 लाख तक का फाइन लग सकता है। कंपनीज के डायरेक्टर और ऑफिसर्स भी लायबल होंगे अगर उन्होंने प्रॉपर सेफगार्ड मैकेनिज्म को नहीं अपनाया।
और सीरियस केसेस के अंदर ऑथराइज्ड ऑफिसर सर्च, सीज और अरेस्ट भी कर सकते हैं, वो भी बगैर वारंट के, ताकि जो है क्रॉस बॉर्डर प्लेटफॉर्म पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। गवर्नमेंट का क्लेम है कि ये जो कानून है पब्लिक सेफ्टी और मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा, उसके अलावा फैमिलीज को गैम्बलिंग लाइक एडिक्शन और डेट ट्रैप से बचाएगा, लेजिटिमेट डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स के लिए क्लियर लीगल एनवायरनमेंट बनाएगा ताकि इंडियन ई स्पोर्ट्स ग्लोबल लेवल पर कंपीट कर सके। नेशनल सिक्योरिटी को भी फायदा होगा, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के जो चैनल्स हैं वो ब्लॉक होंगे, और सबसे बड़ा फायदा इस कानून की वजह से ये होगा कि डिजिटल इनोवेशन को सेफ डायरेक्शन मिलेगी, जहां पे क्रिएटिव स्किल बेस्ड गेम्स और जो लर्निंग एप्स हैं वो फ्लिश कर सकेंगी। लेकिन दोस्तों, हर बड़े कानून की तरह क्रिटिक्स के सवाल भी काफी हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सडन बैन से पॉलिसी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, इससे इन्वेस्टर्स जो है वो डर सकते हैं। ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स वीपीएन या क्रिप्टो करेंसी के जरिए बैन को बाईपास कर सकते हैं, जिससे एनफोर्समेंट मुश्किल होगी। कुछ लोग जो है इस कानून को ओवर रेगुलेशन मानते हैं, क्योंकि स्ट्रिक्ट पेनल्टीज जेन्युइन इंडियन डेवलपर्स को हेजिटेंट बना सकती हैं। और एक ऑब्वियस पॉइंट है, इस कानून की वजह से जॉब्स के ऊपर असर आएगा। कई स्टार्टअप और गेमिंग कंपनीज जो रियल मनी गेम से इनकम कमाती हैं वो अब बंद हो सकती हैं। उसके अलावा क्रिटिक्स ये भी आर्ग्यू करते हैं कि कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग साइबर मॉनिटरिंग चाहिए होगी। इलीगल एप्स जो है वो रोज नए नामों से लॉन्च हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ लीगल स्कॉलर्स का ये भी तर्क है कि पूरी तरह बैन करने की बजाय सरकार को रेगुलेटेड रियल मनी गेमिंग अलाउ करना चाहिए था, ताकि रेवेन्यू भी मिल सके और एडिक्शन को भी कंट्रोल किया जा सके। एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट स्टेबल पॉलिसी रोड मैप दे ताकि बिजनेसेस एडजस्ट कर सकें, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएं ताकि यंग प्लेयर्स गेमिंग डिसऑर्डर से बच सकें, साइबर मॉनिटरिंग और टेक विजिलेंस बढ़ाया जाए ताकि इलीगल प्लेटफॉर्म जल्दी से ब्लॉक किए जा सकें, और सबसे जरूरी है कि स्किल बेस्ड गेम्स डेवलपर्स और ई स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योर्स को इंसेंटिव्स दें ताकि जो इनोवेशन है वो रुके नहीं। तो दोस्तों, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 ये जो है इंडिया की डिजिटल गवर्नेंस में एक टर्निंग पॉइंट है। एक तरफ ये जो है सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है, एडिक्शन, फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग इस टाइप के जो खतरे हैं वो कम होंगे, और दूसरी तरफ ये पॉजिटिव गेमिंग कल्चर को प्रमोट करता है। ई स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स का दर्जा मिलना, सोशल गेम्स को लीगल स्पोर्ट और क्रिएटिव इकोनॉमी को नया बूस्ट मिलना। ये जो कानून है ये साफ संदेश देता है कि टेक्नोलॉजी सोसाइटी के लिए एक बून है, बट शर्त ये है कि उसे सही दिशा में रेगुलेट किया जाए। ऑनलाइन गेमिंग अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, इकोनॉमी और सिक्योरिटी दोनों का हिस्सा है। पार्लियामेंट ने बैन और प्रमोशन की मिक्स स्ट्रेटेजी अपनाई है ताकि इंडिया का डिजिटल फ्यूचर सेफ, फेयर और फ्यूचर रेडी बन सके। दोस्तों, याद रखिए, टेक्नोलॉजी अनस्टॉपेबल है, लेकिन उसकी दिशा को तय करना सोसाइटी और सरकार दोनों की जिम्मेवारी बनती है, और ये जो एक्ट है उसी जिम्मेदारी का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो इनोवेशन को इंकरेज करता है और साथ ही लोगों की वेलबींग को भी सेफगार्ड करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 ये कंप्लीट होता है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।